हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें तो आपके लिए हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो DSSB के अंतर्गत निकलती हैं उसका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, हम इस तरह के 20 प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेके आएंगे, 20 से 25 समथिंग। इतने प्रैक्टिस सेट हम आपको करा देंगे। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए इनफ होगा। दोस्तों, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के और जीके के, समझ लीजिए आप, जिसमें से करंट अफेयर्स के 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे DSSB में। ये जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, भले वो PRT हो या TGT हो या PGT हो। तो इन सभी में ये पार्ट जो है वो कॉमन रहेगा। और इसके साथ ही लेखपाल और LDC की भर्ती जो DSSB के अंतर्गत निकलती है, आप उसके लिए भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये GS या GK जो होती है वो कह के तो आती नहीं है कि PRT के लिए आ रही हूँ मैं। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए ही होती है। ये DSSB क्योंकि बोर्ड एक ही है, DSSB ही बोर्ड जो है वो PRT के लिए भी बनाता है पेपर, और ये ही TGT के लिए बनाता है, और यही LDC के लिए बनाता है, यही लेखपाल के लिए बनाता है। तो DSSB के अंदर जितनी भी भर्ती निकलती है तो पेपर एक ही बोर्ड बनाने वाला है। इसलिए ये जो पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट है, वो सभी भर्तियों के लिए जो DSSB के अंतर्गत निकलती हैं उस सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। तो इस तरह के आप 20 से 25 सेट्स लगा जाइए हमारे। उसके बाद आपका स्कोर रियल में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा आपके स्कोर में। आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है अपने टेस्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए खुद पता लग जाएगा आपको कि किस लेवल तक हम ले जाएंगे इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में जो सबसे धनाढ्य या मूल्यवान मंदिर जो है भारत में, वो तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है, उसका पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो देख लेते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो इसका आंसर क्या होगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो भारत का सबसे बहुमूल्य मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अति प्राचीन और द्रविड़ शैली में बनाया गया है, और इसकी कुल संपत्ति जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए। तो भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? मतलब ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? साक्षरता दर मतलब जिसमें लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। केरल राज्य ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? देखो, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन था, तो पुराने कौन थे ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी के जो विदेश मंत्री हैं वो आपके एस जयशंकर हैं। तो ये याद रख कर लेना, एस जयशंकर। एस से होता है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। तो एक क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स का देखने को मिला है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा एक मिश्र धातु है? कांसा एक मिश्र धातु है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कांसा किसकी मिश्र धातु है, यानी कि कांसा जो है वो कौन से 2 मेटल से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर और टिन। तो इसके बाद देखो, कॉपर का होता है Cu और टिन मतलब Sn। तो कांसे को आपको ध्यान रखना है, इसमें सा आ रहा है, सा, और सा से Sn, टिन। अच्छा, इसकी बात करिए तो पीतल की और बात कर लेते हैं। अगर पीतल भी पूछ सकते हैं, पीतल भी एक मिश्र धातु है। अच्छा, पीतल किस किस की मिश्र धातु है? तो कॉपर तो दोनों में कॉमन है, कांसे में भी और पीतल में भी, दोनों में कॉमन है हमारा क्या? Cu। तो कांसे की बात करें, कांसे में भी Cu आता है, कॉपर। ऐसे ही पीतल की बात करें तो पीतल में भी कॉपर आता है। उसके बाद मिश्र धातु अन्य कौन सी है वो हमें याद रखना है। जो कांसा होता है उसमें सा आ रहा है, और सा से Sn, सा से Sn। तो Sn मतलब टिन। तो कॉपर और टिन जो है मिश्र धातु किसकी होगी? कांसे की। जबकि कॉपर के साथ अगर जिंक को मिला देते हैं तो वो पीतल बन जाती है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र डैश में है?
भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय जो अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष के जो रॉकेट होते हैं उनका प्रक्षेपण किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। अब इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते थे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जैसे ये है, ASLV तथा PSLV जैसे उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र को छोड़ने के लिए विकसित किया गया है। इसमें PSLV का नाम आपने सुना होगा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी मदद से जो सैटेलाइट है अक्सर प्रक्षेपित की जाती है यहाँ से। नेक्स्ट है भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो कहाँ स्थित है? तो इसरो बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, देख लेना यहाँ से। इसरो जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। जबकि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई खेलों के बारे में पूछा गया है। तो एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कितने अंतराल पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस खेल के प्रणेता गुरुदत्त सोडी थे। तो गुरुदत्त सोडी का नाम ध्यान रखना है, सोडी लिख दिया है यहाँ, सोडी होता है आगे। इस खेल का जो प्रथम आयोजन है वो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इसका नाम एशियाई खेल रखा गया था। इस खेल का प्रतीक चिन्ह चमकता सूरज है। तो ये था 6th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। डेविस कप के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेविस कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो टेनिस के साथ। दोस्तों ये जो ट्रिक से हम एक चीज़ बता देते हैं आपको, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो इसकी एक ट्रिक याद कर लेना आप। जो कप होते हैं ना, जो जैसे ये तो टेनिस का कप था, तो टेनिस का कप की एक ट्रिक होती है। जो भी टेनिस के कप आए तो टेनिस, तो उसके लिए आपको याद रखना है जो भी टेनिस से जुड़े हुए कप होते हैं उसकी एक HDFC एक तरह की ट्रिक है, ये लर्न कर लेना। HDFC बैंक का नाम तो सबने सुना होगा। तो HDFC बैंक जो है वो टेनिस से रिलेट कर लेना। अब अच्छा, H से क्या होता है? H से होता है हॉफमैन कप। देखो यहाँ लिखा भी है H से हॉफमैन कप, ये लिखा हॉफमैन कप। फिर D से क्या होता है? तो D से होता है डेविस कप, जो इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है। डेविस कप भी टेनिस से जुड़ा है। F से क्या होता है? F से फेडरेशन कप, जो यहाँ लिखा हुआ है फेडरेशन कप। तो HDFC आपकी फुल फॉर्म है, जिसमें H से होता है हॉफमैन कप, D से होता है डेविस कप और F से होता है फेडरेशन कप और C से मतलब कप। तो ये आपकी ट्रिक थी किसके लिए? ये थी टेनिस के लिए। अच्छा, फुटबॉल के लिए भी पूछी जाती है, तो फुटबॉल की भी एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जो कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फुटबॉल की ट्रिक देखते हैं। फुटबॉल के लिए आपने BA पास फिल्म तो देखी होगी, नहीं देखी तो सुनी तो होगी। तो BA फिल्म आपको याद रखना है, BA फिल्म। तो BA फिल्म कैसे याद रखोगे? तो अच्छा, BA फिल्म, B से क्या होता है? बुंडेसलीगा कप। बुंडेसलीगा कप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग हम लिखते रहे, बुंडेसलीगा कप। सॉरी, दोबारा से लिखते रहे। तो BA पास फिल्म आपको याद रखनी है, यानी कि BA फिल्म। तो B से क्या हो जाएगा? बुंडेसलीगा। यहाँ स्पेलिंग लिखते रहें, बुंडेसलीगा। तो बुंडेसलीगा कप किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। तो ये सभी कप जो हैं वो फुटबॉल से जुड़े हैं। फिर B से बुंडेसलीगा हो गया, उसके बाद BA फिल्म, FILM। तो B से तो बुंडेसलीगा कप हो गया। A से हो गया आपका एशिया कप। एशिया कप कहाँ? देखो यहाँ लिखा हुआ नीचे, हम देख लेते हैं, एक मिनट। ये तो एशिया कप कहाँ है? ये A से हो गया एशिया कप, ठीक है। फिर FILM है ना फिल्म, तो FI मतलब फीफा कप, FI से फीफा कप।
फीफा कप हो गया FI से, फिर उसके बाद FILM होता है, तो FILM, FI से हो गया आपका फीफा कप, L से हो गया आपका ला लीगा, तो ला लीगा भी बहुत पूछते हैं, ला LA ला और लीगा LIGA, ला लीगा कप जो होता है वो भी फुटबॉल से होता है। और लास्ट बचा M से होता है मर्डेका कप। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, फुटबॉल के लिए जो होता है ना, फुटबॉल के लिए ट्रिक होती है BA पास, BA पास याद कर लेना आप। BA पास में कैसे बताया था, B से बुंडेसलीगा कप, A से एशिया कप, और सॉरी BA फिल्म था, हमने पास लिख दिया, एक मिनट सॉरी, BA फिल्म FILM, तो B से था बुंडेसलीगा कप, A से एशिया कप, FI से फीफा कप, L से ला लीगा और M से मर्डेका कप। अच्छा, हॉकी का कैसे याद रखेंगे, हॉकी में तो आपको एक पता होगा, प्लेयर ध्यानचंद जो हैं बहुत फेमस हैं, और अजलान शाह ये भी हॉकी से जुड़े हुए हैं, तो इसको याद रखना है। तो हॉकी का तो सिंपल होता है, अजलान शाह और ध्यानचंद, तो इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। और क्रिकेट आप देखते होंगे, तो क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और शारजाह, एक बार देख लेना आप, शारजाह ट्रॉफी, तो ये जो होती है, रणजी ट्रॉफी तो बहुत सुनी होगी, देवधर ट्रॉफी, ये दोनों क्रिकेट से होती हैं, क्रिकेट की तो जल्दी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। तो ये अब तो हटा दिया गया है, तो पहले कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, तो देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे तथा जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो क्वेश्चन में कहा गया है पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसमें पूछा गया है, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, और उसके अलावा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल तो कब लगा था, 1975 में, 1975 में आपातकाल लगा था। और उसके अलावा जनता पार्टी कब आई थी, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जो थे वहाँ वो PM बनकर आए थे। PM कौन बने थे, मोरारजी देसाई। तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं का समय याद है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं से DSSSB में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको पंचवर्षीय योजनाएं एक ट्रिक्स, तो पंचवर्षीय योजनाओं को हम एक ही बार में पूरा आज निपटा देते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 56 में चला था, और इसके जो नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय PM। ये बेस्ड था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका गोल था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि कृषिगत वृद्धि, कृषिगत विकास इसका गोल था। तो हेरोड डोमर मॉडल क्या होता है, तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी, तो हेरोड डोमर मॉडल जो होता है इसको हिंदी में हेरोड डोमर मॉडल ऐसे ही लिखना है आपको, हेरोड डोमर मॉडल, और इंग्लिश में ही लिखना क्योंकि इंग्लिश का ही नाम है, ये नाम है। तो इनके मॉडल पर बेस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और 1951 से 56 का इसका पीरियड था, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में चला था। उस समय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर इसमें ध्यान दिया गया था। उसके बाद है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, 1951 से 56। दोस्तों जो 5 ईयर प्लान होता है तो 5 साल तक ही तक चलेगा, इसमें ध्यान रखना 56 से 61, और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे में भी जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा जो 5 ईयर प्लान था ये बेस्ड था PC महालनोबिस के मॉडल पर। PC महालनोबिस जो थे हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो फोकस किस पर था इसका फोकस जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक विकास पर इसका फोकस था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1951 से 66 था। इसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे हमारे जो लीडर थे इसको कहते हैं गॉडगिल योजना या गैडगिल योजना के नाम से जाना जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान को। और इसका फोकस जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर था, यानी कि आर्थिक जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट मतलब कि आत्मनिर्भरता। तो इकोनॉमिक रूप से यानी कि आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर बन जाएं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना इसका एक फोकस था। ये फेल्ड हो गया था क्योंकि उस दौरान 1961 से 66 के बीच की बात करें तो 1962 में द सीनो इंडिया वार हुए थे। सीनो मतलब चाइना से के साथ जो इंडिया के वार हुए थे उसको सीनो इंडिया वार के नाम से जाना जाता है। तो 1962 में सीनो इंडिया वार और 96 में इंडो पाक वार हुआ था।
जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ था और 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। नेक्स्ट देते हैं 4th 5 ईयर प्लान का पीरियड। देखो 4th 5 ईयर प्लान ये रहा हमारा 1966 से 69, 1966 से 69 चला, और ये सॉरी 1966 से 69 तक कोई प्लान नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो आपको यहाँ पता है कि सिनो इंडिया वॉर और इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी कारण 1966 से 69 प्लान हॉलीडेज़, यानी कि 5 ईयर प्लान का एक तरह से हॉलीडेज़ आ गया, उनकी छुट्टी हो गई। फिर आया था हमारा 6th 5 ईयर प्लान। तो 6th 5 ईयर प्लान में क्या है खास, देखते हैं। सॉरी 4th 5 ईयर प्लान है। 4th 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ था, देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट, इसका जो पीरियड था वो 1966 से 74 था और इंदिरा गांधी थी इसकी लीडर। अच्छा, इसमें क्या था गोल? इसके दो गोल थे, दो ऑब्जेक्टिव थे। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता के साथ वृद्धि की जाए, और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जाए। तो इसी दौरान हमने फैमिली प्लानिंग, जिससे कि हम अपने जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण कर पाएँ, तो फैमिली प्लानिंग लागू किया गया था। फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसी दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति आई थी। और इसी दौरान 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था हमारा पाक के साथ, इंडो पाक वॉर जिसे कहते हैं। तो बांग्लादेश इसी दौरान फ्री हुआ था 1971 में। तो इंडिया ने उसकी सहायता की थी, इसी की वजह से इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर प्लान, फिफ्थ। तो फिफ्थ जो है उसका पीरियड 1974 से 78 था, और इसमें भी इंदिरा गांधी ही लीडर थी 1978 तक। फोकस इसका किस पे था? गरीबी हटाओ और रोजगार के लिए। तो इसी दौरान 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1975 में, और इसी दौरान 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल लगा था, ये लिखा है आपातकाल 1975 में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके दौरान आपातकाल लगा था? तो 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान के दौरान, जो 1974 से 78 के बीच चला था, जिसका नारा था गरीबी हटाओ। और इसी में MNP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि किस 5 ईयर प्लान में 1975 में आपातकाल लगा था। तो 5th 5 ईयर प्लान का इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार किस दौरान आई थी? तो 5th 5 ईयर प्लान के दौरान आई थी मोरारजी देसाई की सरकार। तभी ये जो 5 ईयर प्लान है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा 5 ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया, 1974 से 78 तक ही चल पाया। इसके बाद मोरारजी के देसाई की सरकार आ गई, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और रोलिंग प्लान लॉन्च कर दिया 1978 से 90 तक। दोस्तों, इसके बाद आप 5 ईयर प्लान को इस तरह से ये देख लेना। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 6th 5 ईयर प्लान जो है, अच्छा, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस रिजेक्टेड रोलिंग प्लान। जब कांग्रेस दोबारा आई तो कांग्रेस ने रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और 1980 में फिर से 5 ईयर प्लान लाई। तो 6th 5 ईयर प्लान आया, इसमें भी इंदिरा गांधी आई, और 85 तक चली, 80 से 85 तक। इसका जो फोकस था इकोनॉमिक लिबरेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी और टेक्निकल सेल्फ रिलायंस। मतलब टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल समझते हैं, प्रौद्योगिकी में सेल्फ रिलायंस हो। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता है, और इकोनॉमिक लिबरेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाकर इकोनॉमिक लिबरेशन मतलब आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए गरीबी हटाकर। तो ये तो हमारा 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो 7th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो 7th 5 ईयर प्लान जो था उसका पीरियड था 1985 से 90। देखो, पहले, दूसरे और तीसरे में जवाहरलाल नेहरू थे इसके लीडर। फिर चौथे, पाँचवें और छठे, 6th में, इन तीनों में इंदिरा गांधी थी। फिर 7th में आए राजीव गांधी, जिसका पीरियड था 85 से 90 के बीच में। और इनका जो फोकस था वो फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। फूड मतलब अनाज उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, रोजगार दें और उत्पादकता को बढ़ाएं। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97 तक आया। अच्छा, 2 ईयर जो था ना, ये 90 से 92 के बीच में, ये जो हमारी सिचुएशन थी सेंटर में, वो वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन थी। इसमें कोई भी पार्टी जो है स्थिरता के साथ नहीं आ पाई थी, तो इसको कहते हैं वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब अस्थिरता पैदा हो गई थी राजनीति में, इसलिए इस दौरान कोई प्लान नहीं आया था। फिर 8th 5 ईयर प्लान आया था 92 से 97 में। इसमें PV नरसिम्हा राव PM बनकर आए थे, तो जिनका फोकस था
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, यानी कि मानव संसाधनों का विकास करना, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार पैदा किए गए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर खर्च किया गया, और पब्लिक हेल्थ यानी कि लोक स्वास्थ्य पर खर्च किया गया, लोक स्वास्थ्य पर। फिर 9th 5 ईयर प्लान आया 1997 से 2002 के बीच में आया। अटल बिहारी वाजपेयी थे इसके लीडर। 97 से 2002 तक फोकस इनका था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ग्रोथ हो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ, और इक्वलिटी यानी कि समानता के साथ साथ वृद्धि हो। आगे 10th 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 2002 से 7 के बीच आया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह थे, क्योंकि बीच में ही मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी वो 2004 में शायद देखते हैं अभी, तो इसमें 2004 में जो अटल बिहारी की सरकार चली गई थी और मनमोहन की सरकार आ गई थी। एम इसका क्या था, डबल करना पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर, 10 सालों के अंदर पर कैपिटा इनकम मतलब जो पर कैपिटा इनकम मतलब होता है जो सॉरी वो आय होती है ना, जो मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब हर जने की आय, जो मतलब पूरे इंडिया में हर एक की एवरेज इनकम निकालें तो उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए वो था पर कैपिटा इनकम को डबल किया जाए 10 सालों में। आगे नेक्स्ट था 11th 5 ईयर प्लान। तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच चला था, और इसमें मनमोहन सिंह थे हमारे पीएम, और प्रिपेयर किया गया था सी रंगराजन ने। जो प्लान था 11th 5 ईयर प्लान, इसको सी रंगराजन ने तैयार किया था। एम था इसका रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी वृद्धि। आगे ये था 12th 5 ईयर प्लान, ये 2012 से 17 तक चला, ये भी मनमोहन सिंह का पीरियड था, और एम इसका था सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल मतलब सततता के साथ वृद्धि की जाए, सतत वृद्धि कह सकते हैं इसको। तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया था पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो ये कौन सा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें 1978 में चुनाव हुए थे, सॉरी 77 में चुनाव हुए थे, और 78 में मोरारजी देसाई चुनकर आए थे, जो किसके थे, जनता पार्टी के थे। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो थे वो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर से नवंबर के माह में जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु के जो पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है, भारत के पूर्वी तट पर, तो वो किस कारण से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, या दक्षिण पश्चिम मानसून का निवर्तन। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे आता है। तो ये जैसे इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती हैं जो मानसून लाती हैं भारत में। दोस्तों जैसे यहाँ पूरे वर्षा की स्टार्टिंग यहीं से होती है, केरल से। तो यहाँ ये वर्षा जब करती हैं, फिर पूरे भारत में जब वर्षा करती हैं, फिर जब ये लौट रही होती हैं, तो इनकी दिशा कुछ इस तरह की हो जाती है। तो इसको कहते हैं मानसून का निवर्तन। तो दोस्तों इसकी दिशा जो है, अगर हम देखें तो दिशा इस तरह देखी जाती है। तो ये कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर, और इसको कहेंगे पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं इसको। तो उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं, या फिर मानसून का लौटना, यानी कि ये जो है, ये वाला मानसून ये था दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दक्षिण पश्चिमी मानसून का लौटना, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, एक ही बात है। तो इसको हम, आप ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौट के आता है ना, जैसे हमने बताया था, ये जब यहाँ से आ रही थी पवनें, और ये जब लौट के आती हैं तो ये इस जगह टकराती हैं, ये तमिलनाडु का हिस्सा है, तो तमिलनाडु में टकराती हैं तो यहाँ वर्षा कर देती हैं। तो ये था मानसून का लौटना या निवर्तन। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना या पीछे हटना। दोस्तों जैसे हमने देखा था, ये इंडिया है और यहाँ से पवनें आ रही हैं, तो इसको हमने दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा, क्योंकि ये जैसे अगर हम ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट, तो आपका दिख रहा होगा ये इस एरिया से निकल के आ रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, तो इसके लिए हम इसको नाम देते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और जब लौट के आ रही होती हैं तो इसको लौटना कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना। और इसको, या फिर जब ये यहाँ से आ रही होती हैं तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं पूर्व। तो उत्तर
पूर्वी मानसून पवन है, एक ही बात है। तो ये हो जाता है हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको पढ़ लेना सॉल्यूशन को, उससे भी पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो क्या है, एक सिंधुकालीन स्थल है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि R D बनर्जी। R D मतलब राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और इन्होंने 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी देख लेना आप, ये है सिंध नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हुमायूं का मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा जो है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसका आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस पे लिखा है हुमायूं का जो मकबरा है वो 1556 में हुमायूं की मृत्यु जो है वो 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, और इसकी पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम ने 1964 में इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि दिल्ली में दीनपना में मकबरे का निर्माण करवाया था। मकबरा जो है पार्शियन तुर्की और भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, जिसके वास्तुकार कौन थे, मीरख मिर्जा गियास। तो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। 16th NAC सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 16th NAC सम्मेलन की बात करते हैं। जो 16th NAM सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये हमें नहीं देखना, लेकिन हमें NAM के बारे में ज़रूर जानना है, ये होता क्या है, इसकी सम्मेलन क्या होता है। तो NAM क्या होता है, NAM की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। NAM होता है नॉन अलायंस मूवमेंट। NAM मतलब नॉन अलायंस अलाइंड मूवमेंट, अलायंस भी कह सकते हैं, अलाइंड मूवमेंट। अच्छा, नॉन अलायंस मूवमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष। देखिए ऐसा हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके पास एक चैलेंज था कि वो किस देश की व्यवस्था को, यानी कि विदेशी व्यवस्था और जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं उसको अपनाएं। जैसे कि उस समय दो ताकतें थी सबसे बड़ी, यानी कि विश्व शक्तियाँ थीं उस समय, USA और दूसरी थी USSR, जिसका विघटन होने के बाद आज रशिया कहा जाता है USSR को। तो हम देख रहे थे कि जो 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद एक चैलेंज था कि किस देश की जो विदेशी नीति है उसको अपनाए, यानी कि किसकी नीति को अपनाए, USA की अच्छी है या USSR की अच्छी है। तो ये चीज़ USSR, तो किसकी अच्छी है, तो भारत जो था वो ना तो USA के पक्ष में जाना चाहता था ना USSR के, जबकि USA चाहता था हमारे पक्ष में आए, USSR चाहता था हमारे पक्ष में आए। भारत ने इन दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हुए बिल्कुल अलग नीति अपनाई, जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति, निरपेक्षता की नीति। तो गुट निरपेक्षता की नीति अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती है। लेकिन उस समय द्विध्रुवीय विश्व था। 1991 के बाद, USSR के विघटन के बाद अब जो है एक ध्रुवीय विश्व हो गया, केवल USA अब विश्व ताकत है। तो गुट निरपेक्षता आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया है। जो NAM है, नॉन अलायंस मूवमेंट का गठन शीत युद्ध के दौरान एक संगठन के रूप में हुआ था। अच्छा, शीत युद्ध का क्या है, वही चीज़ USA भी विश्व शक्ति है और USSR भी उस टाइम थी दोनों। तो अब तो खैर USA बची है। तो उस टाइम दोनों के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था। यही था कोल्ड वार कि जो भी देश आज़ाद होता था तो USA चाहता था कि हमारी ओर आकर्षित हो, और USSR चाहता था कि हमारी नीति को अपनाएं। तो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक तरह से विरोधी थे। तो इसको हम कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। तो हम थे 14th क्वेश्चन पे, जिसमें हमने देखा था गुट निरपेक्षता की नीति। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। अच्छा, इसको एक बार ये और देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसकी पहली जो बैठक है 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका सम्मेलन हमें नहीं देखना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो इस पर हमें नहीं जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, यानी कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, वो परिवर्तनशील है, यानी कि उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ हमें कह सकता है भारतीय संविधान जिन चीज़ों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वहाँ हमें कठोर दिखता है। जैसे कि जो भारतीय गणतंत्र है, गणतंत्र भारत एक गणतंत्र कंट्री है, तो क्या कोई उसको गणतंत्र से मुक्त कर सकता है? क्या भारत को वो एक राजतंत्र बना सकता है कोई? नहीं, कभी नहीं बना सकता। तो ये क्या है, यहाँ कठोर चीज़ें दिखती हैं, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये था 15th क्वेश्चन। चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन कह रहा है भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। भारत में मतलब कई प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है, जो भारत में सबसे अनूठा एवं अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो होता है, भारत में बहुत से मंदिर हैं, तो लेकिन ऐसा मंदिर जो ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, तो ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये था एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद के महाराष्ट्र ज़िले में स्थित है। औरंगाबाद के महाराष्ट्र ज़िले में एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा एलोरा मंदिर का निर्माण हुआ था। भगवान शिव का मंदिर है। ये मामल्लपुरम का जो अलग से मंदिर है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है वो भी तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर है, एक और है जो कांची का कैलाश मंदिर है, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और ये पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट सेकंड ने बनवाया था। फर्स्ट ने कौन सा बनवाया था? रथ मंदिर बनवाया था, जिसे मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहते हैं। और सेकंड जो है वो दूसरा कांची का बनवाया था, सेकंड ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। भारत का उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखना है, एन.वी. रमाना। इस समय एन.वी. रमाना जो हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। भारत का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व या नृत्य है? पर्व मतलब त्यौहार पर कौन सा नृत्य करते हैं असम के लोग? तो ये है बिहू नृत्य करते हैं असम के लोग। तो ये कृषि उत्सव पर बनाया जाता है, कृषि पर्व पर किया जाने वाला लोक नृत्य है बिहू, असम में बनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ नृत्य जैसे गरबा गुजरात में होता है, लोक नृत्य जो है पंजाब में भांगड़ा होता है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है, ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा रे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो। तो इसमें पूछा गया भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? तो भारतीय तट की जो जल सीमा है वो किससे अलग है? तो ए हुगली तट, क्योंकि हुगली तट में इसमें प्रायद्वीपीय सीमा में कोई नाम नहीं होता है। देख लेते हैं इसका आंसर। देखो एक ट्रिक बताते हैं आपको, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, तो आपको पता है इस जगह पर यहाँ कहीं गोवा है। अच्छा, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकण। तो कोंकण ये जो तट है ना, इसको हम कोंकण तट कहते हैं, लिख देते हैं हम, इसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद ये जो तट है जिसमें केरल स्थित है, इसको कहते हैं मालाबार तट, मालाबार बार, तो मालाबार तट कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है ये जो तट है, ये तमिलनाडु के किनारे स्थित है, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। नेक्स्ट जो बचा उड़ीसा वाला तट, उड़ीसा वाला तट। तो ये जो है उड़ीसा वाला तट, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकारी। तो इसको आप देख लेना ध्यान से, उत्तरी सरकारी कहते हैं इसको। तो इसमें से यही पूछा है कि इनमें से कौन सा तट उत्तरी सरकारी कह सकते हैं, आप देख लेना एक बार। तो उत्तरी और सरकारी, तो इसको कहते हैं उत्तरी सरकारी। तो ये चारों तट हमने देख ली, तो इसमें से कौन सा तट नहीं हो जाएगा? देखो कोंकण भी था, कोरोमंडल भी था,
गुजरात जो था वो भी तट होता है। देखो गुजरात इस तरह से स्थित है यहाँ, तो गुजरात का भी तट जो है वो महाद्वीपीय जल सीमा के अंतर्गत आता है, लेकिन हुगली का तट नहीं आता। तो ये तो हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके DSSSB के पेपर में। आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, भले वो PRT हो, TGT हो,